नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नवोदिता मिश्रा। राष्ट्र की गौरव यात्रा में पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण अध्याय का पदार्पण हुआ। 140 करोड़ भारतवासियों की नई आकांक्षाओं का प्रतीक नव संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया। हमारे लोकतंत्र का ये मंदिर पूरे विश्व को भारत के संकल्पों का संदेश प्रसारित करता है। साथ ही इसकी संरचना हमारी प्राचीन गौरवशाली संस्कृति और कला वैभव का सार बड़ी सुंदरता के साथ अभिव्यक्त करती है। एक आदि अंत रहित सातत्य की ही अनुभूति कराती है। इस पूरे परिसर को निहारते ही एक भारत श्रेष्ठ भारत में निहित अंतर्बिंदुओं का भी एहसास होता है। निर्मिति और शैली में भी देश की भौगोलिक विविधताओं विशेषताओं का बोध होता है। राजस्थान से ग्रेनाइट शिलाएं, महाराष्ट्र से सागवान और उत्तर प्रदेश से कालीन हमारी उत्कृष्ट हस्त कौशल परंपरा की ओर इंगित करते कुछ अनुपम उदाहरण हैं। संरचना में दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण दार्शनिक आध्यात्मिक बिंदु भी समाहित हैं। यहाँ राष्ट्रीय प्रतीकों चिन्हों का भी अनूठे अंदाज में अंतर समावेश किया गया है। प्राचीन और अद्यतन की ये संगम स्थली कही जा सकती है। इस गौरव गाथा प्रतीक के निर्माण से जुड़े सभी आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स, इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, डिजाइनर्स आदि का हार्दिक अभिनंदन और विशेष नमन देश भर के उन हजारों श्रमिकों, हस्तशिल्पियों और टेक्नीशियंस को जिनके अतुलनीय श्रम संकल्प ने लोकतंत्र की इस गाथा को एक स्वर्णिम मोड़ प्रदान किया। सचमुच धन्य है आत्मनिर्भर भारत भूमि। सांस्कृतिक साहित्यिक पार्श्वभूमि में ज्येष्ठ आषाढ़ की संगम स्थली जून माह हमें महाकवि कालिदास और संत कबीरदास के अवदान का भी बोध कराता है। इसमें संस्कृत भाषा और अन्य बोलियों के वाङ्मय के बीच एक सूत्र में बहता आ रहा भावनात्मक सातत्य भी ढूंढा जा सकता है, समग्र मानव कल्याण के परिप्रेक्ष्य में। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से अलंकृत किया गया है। देशवासियों के लिए ये अत्यंत हर्ष और गर्व का अवसर है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये हमारे मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना को भी परिलक्षित करता है। सुनते रहिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। इस माह विश्व योग दिवस है। गहराई से सोचें तो योग और संस्कृत भाषा दोनों विधाएं हमारी प्राचीन संस्कृति के ही कालजयी रत्न हैं, जिन्हें विश्व भी मानता रहा है। क्या इन दोनों में कोई अंतर संबंध खोजा जा सकता है? और हाँ, व्यवहारिक बिंदुओं के साथ। मैं प्रोफेसर रामराज उपाध्याय लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में पौरोहित्य विभाग में आचार्य हूँ। संस्कृत और योग अगर देखा जाए तो एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि योग शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो युज धातु से योग शब्द बनता है। तो बिना धातु और प्रत्यय के संस्कृत में किसी भी शब्द की रचना ही नहीं होती है। जो योग शब्द में पूर्णतया लागू होता है, पूर्ण तरीके से देखा जाता है। और योग के ग्रंथों को अगर देखा जाए, आप पातंजल योग दर्शन को ले लीजिए तो समस्त सूत्र संस्कृत में लिखे गए हैं। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः अथ योगानुशासनम, ये सारी बातें संस्कृत में ही कही गई हैं। इसका मतलब है कि योग की शुरुआत
या योग की मूल विचारधारा अगर कहीं है, वो संस्कृत में निहित है। हमें योग को जानने के लिए हमें संस्कृत को जानना होगा, क्योंकि जब तक हम संस्कृत का पूरा ज्ञान नहीं रखेंगे तो हम योग के वैसे वैसे सूक्ष्म बातों को नहीं जान पाएंगे। बहुत सारी बातें विद्वानों ने लोक के समक्ष, लोक के कल्याण के लिए रखने का प्रयास किया है, लेकिन उन सभी बातों का जो मूल है वह संस्कृत है। बिना संस्कृत के ये बातें अच्छी तरीके से हम नहीं जान पाएंगे। एक और विद्वान को मैं आमंत्रित करता हूं, अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर सुमन कुमार झा, मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग में आचार्य पद पर कार्यरत हूं और संस्कृत साहित्य, साहित्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र मेरा विषय रहा है। प्रोफेसर झा, हम ये चाहेंगे कि आप इस अंतर संबंध पर जब प्रकाश डालें तो वैदिक से हल्का सा हटकर थोड़ा लौकिक जगत में, मतलब साहित्यिक दृष्टि से या भाषा की दृष्टि से, उस एंगल से भी आप हमारे श्रोताओं को समझाइए। वस्तुतः योग एक ऐसा विषय है जो है ही लोक के लिए, जो है ही समाज के लिए, मानव के लिए है और मानव निर्माण के लिए है। हमारे ऋषियों ने, विशेष रूप से मैं महर्षि पतंजलि का नाम लेना चाहूँगा, ऋषियों ने ये योग तत्व हमें दिया ही इसीलिए है ताकि हम मानव बने, हमारे में मानवता आए, और जब मानवता हमारे अंदर में आएगी तो हम समाज के लिए ज़्यादा उपादेय होंगे। अब यह जो योग है, यह योग करता ही यही है। आप अगर देखेंगे तो हमारा पूरा संस्कृत साहित्य योग का ही साहित्य है। वह हमें यही सिखाता है समाज कल्याण, मानव कल्याण, मानव का हित, मानव की सहायता, मानव के दुख दर्द को जानना और तदनुरूप उनकी सेवा, उनकी सहायता कर पाना। आप अगर भगवत गीता के संदर्भ में देखेंगे तो ये सारा जो समत्वम योग है, चित्तवृत्ति का निरोध है, ये जब तक हमारे अंदर में नहीं होगा तो हम अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण नहीं बना सकते। क्योंकि जब जीवन है, लोक है, जगत है, समाज है, तो सुख भी है, दुख भी है, व्याधि भी है, रोग भी है, चिंता भी है, कई तरह के तनाव हैं। हम प्रतिदिन तनाव में जी रहे हैं। अब इस सारे चीज़ों से निकलने में हमारा योग इतना सहायक है कि वह हमें धैर्य प्रदान करता है। इससे हमारे अंदर में धैर्य आता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किम च कर्तव्यम, किम च अकर्तव्यम, यह भी हमें योग दर्शन बताता है। इसलिए मेरा तो मानना है कि संस्कृत साहित्य योग को ही सिखाता है। किसका योग करें हम? शब्द का अर्थ से योग करें। जब तक शब्द का अर्थ से योग नहीं होगा तो फिर वह अर्थ नहीं निकल पाएगा और वह अर्थ लोक कल्याण के लिए नहीं होगा, क्योंकि साहित्य है लोक कल्याण के लिए। साहित्य का प्रयोजन ही है लोक का कल्याण, लोक का मंगल हो, इससे यह है साहित्य। तो एक तो हो गया शब्द और अर्थ का साहित्य, दूसरा है मानव का मानव से योग। हम अगर एकाकी ही केवल अपने लिए ही चिंतन करते रहेंगे तो वह योग नहीं होगा। और हमारा संस्कृत साहित्य यही सिखाता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि हम सबको अपना माने। हमारा योग यही कहता है, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसि ते एव धीरा। समस्याएं हैं, बहुत सारे तनाव हैं, संकट हैं, लेकिन उसमें अपने को अवलंबित करना, अपने को धैर्य बना के रखना और फिर समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए कार्य कर पाना, ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर में योग आएगा, जब हम योग में प्रवेश करेंगे। अपना समय आकाशवाणी के श्रोताओं को देने के लिए प्रोफेसर उपाध्याय, प्रोफेसर झा, तहे दिल से मैं धन्यवाद कहता हूँ आप यहाँ आने। नमस्कार। नमस्कार। योग, संस्कृत, संस्कृति। प्रतिभागी लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। संचालन केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। भारती जय विजय करी, भारती जय विजय करी, कनक
शस्य कमल धरे, कनक शस्य कमल धरे, भारती जय विजय करे। आजादी के अमृतकाल के अंतर्गत अब सुनते हैं मध्य भारत के गढ़ा मंडला अंचल की बलिदानी वीरांगना रानी दुर्गावती की अमर शौर्य गाथा के कुछ अंश। उनकी मदन महल राजधानी, मोती दलपत की रानी, उनकी मदन महल राजधानी। रेवा में करती थी, रेवा में करती थी हर दिन स्नान रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। आज से लगभग 460 वर्ष पहले की एक तारीख 24 जून सन 1564। स्थान तत्कालीन मध्य भारत में नर्मदा और गौर नदी के मध्य स्थित एक तरफ गहरे नाले से घिरा हुआ नर्रई नाम का पहाड़ी इलाका, जो साक्षी बना एक बहादुर रानी के आत्मोत्सर्ग का, उसके बलिदान का, गुलामी की बजाय स्वतंत्र रहने के स्वाभिमान का और जीते जी दुश्मन के हाथों में न पड़ने की शूर वीरों की ख्वाहिश का। वीर योद्धाओं, स्वाभिमान से जीना ही सच्चा जीना है। इसलिए महान गढ़ा राज्य के वीर सपूतों, मैं पीछे लौटकर दुश्मनों के हाथों में पड़ूं, इसके बजाय मैं युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। इसी में मेरी और इस महान राज्य की और इस धरती की महान नारियों की शान है। मुझे ऐसी वीरता और बलिदान पर गर्व होगा। जय गढ़ा राज्य, जय मातृभूमि। रानी दुर्गावती की जय हो, गढ़ा राज्य की जय हो। आक्रमण के लिए तैयार। मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करने के मुद्दे पर गोंडवाना साम्राज्य के सिंगौरगढ़ से रानी दुर्गावती और अकबर के सेनापति आसफ खां के बीच आरंभ हुए संघर्ष का लगभग अंतिम समय। मैदान में युद्ध करने के आदि मुगल सैनिकों के पैर रानी के मुट्ठी भर युवा और बहादुर लड़ाकों के सामने उखड़ने ही वाले थे और रानी की जीत निश्चित लग रही थी कि अचानक अकबर की भेजी गई तोपों की टुकड़ियां आसफ खां की सेना में आ मिली। इन तोपों का जवाब रानी की सेना के पास नहीं था। तब रानी ने अपने सलाहकारों से विचार कर पीछे हट मंडला रामनगर के जंगलों में अपनी सेना के पुनर्गठन का निर्णय लिया। रानी दुर्गावती का ये निर्णय उसकी उसी रणनीति के अनुसार था जिसके तहत वो सिंगौरगढ़ से पीछे हटते हुए गढ़ा और फिर नर्रई तक आ गई थी। लेकिन इतिहास में शायद कुछ और दर्ज होना था। ये हैं मंडला जिला संग्रहालय की पूर्व अधीक्षक श्रीमती हेमंतिका शुक्ला। चूँकि उस समय 15 जून के बाद जो इस तरफ से मानसून का प्रभाव शुरू हो जाता है, तो रानी सुरक्षित क्षेत्र में आने के लिए जैसे ही वो नरई नाला के पास आई, तो उस समय नरई नाले में अचानक बाढ़ आ गई, तो रानी उस नाले को पार नहीं कर सकी और मुगल सेना पीछे से आके उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। रानी के ऊपर अचानक आक्रमण किया तो रानी को अचानक 2 तीर लग गए, एक उनके कंधे में और एक उनके आँख के नीचे। तो रानी ने अपने महावत से कहा, उनका हाथ ही शर्मन था, उसके ऊपर जो महावत था उससे कहा कि मुगल सेना यदि मुझे अपने कब्जे में कर लेगी तो मेरा बहुत अपमान होगा, उससे बचने के लिए तुम मुझे कटार मार दो। तो चूंकि अब महावत था और अपनी रानी को कैसे कटार मार सकता था, तो उसने क्षमा मांगी रानी से, पर रानी ने नहीं माना और उसके हाथ से कटार छीन के स्वयं आत्मोत्सर्ग कर दिया। 16वीं शताब्दी में उस समय तक अकबर सिंहासन पर बैठ चुका था। अपने पूर्ववर्ती मुगल सम्राटों की भांति अकबर भी किसी भारतीय राजा को स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करने देना चाहता था,
भारतीय शासकों के सामने दो ही विकल्प होते थे। पहला, मुगलों की अधीनता स्वीकार करें, या फिर दूसरा, मुगल सल्तनत से युद्ध और उसके बाद मुगल सेना की लूटपाट। दरअसल सन 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित करने के बाद अकबर का हौसला और बढ़ गया था। उसकी नजर अब संपन्न गोंडवाना राज्य पर गई। मुगलों ने रानी के सामने अकबर की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, जिसे रानी ने सिरे से नकार दिया। अपने ग्रंथ अकबरनामा में अबुल फजल ने रानी के उस उत्तर को, जो उसने अकबर के उसकी बादशाहत स्वीकार करने के प्रस्ताव पर दिया था, लिखा है। रानी ने मुगल सल्तनत की हाकिमियत कबूल करने की तजवीज़ का जवाब भेजा। जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है इज्जत के साथ मरना। रानी की वीरता के संबंध में मंडला जिला गजेटियर के पृष्ठ क्रमांक 29 में लिखा है, She deserves to be numbered among the brave women of the world. 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के चंदेल राजा कीरत राय के यहाँ बालिका का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम कमला देवी था। दुर्गाष्टमी को जन्म लेने के कारण बालिका का नाम दुर्गावती रखा गया। ये बचपन से बहुत बहादुर थीं। अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। एक राजकुमार के समान ही उन्होंने वीरता के कार्यों का प्रशिक्षण लिया। दुर्गावती की रगों में उस बहादुर चंदेल वंश का खून दौड़ रहा था, जिसके पूर्वज राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी के आक्रमण को विफल कर उसे खदेड़ दिया था। सन 1542 में 18 वर्षीय दुर्गावती का विवाह गोंड नरेश संग्राम शाह के बड़े पुत्र दलपति शाह के साथ संपन्न हुआ। श्रीमती हेमंतिका शुक्ला। रानी विवाह होके गढ़ा मंडला में आ गई थी और लगभग 1541 में संग्राम शाह की मृत्यु के बाद दलपत शाह को शासन मिला था और रानी उनके साथ साथ कार्य करती थी। उसके बाद दुर्भाग्यवश दलपत शाह बीमारी के कारण 7 वर्ष ही शासन कर पाए थे और उनका निधन हो गया था। उसके पश्चात रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर उनकी संरक्षिका के रूप में शासन शुरू किया था। ये एक ऐसी घटना थी कि जिसको तत्कालीन मुगल शासक और आसपास के जो राजा थे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे कि एक रानी इतनी कर्मठता से और इतनी वीरता से शासन करे, और रानी की इतनी ज़्यादा प्रशंसा उनकी जनता करती थी, उनको देवी के रूप में मानती थी और उनकी एक्चुअल में उनकी भक्ति ही करती थी। रानी की बहादुरी के संबंध में अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है, रानी ने बाज बहादुर और मियाना के अफगानों पर फतह हासिल की। रानी का निशाना अचूक था। वे तीर और बंदूक चलाती थीं, शिकार किया करती थीं। उनकी बहादुरी के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मकबूल थे। गोंडवाना राज्य की संपन्नता और रानी की लोकप्रियता के साथ साथ रानी दुर्गावती का मुगल साम्राज्य की आंखों में किरकिरी बनने का एक और कारण था। सबसे पहले ये कि दक्षिण भारत में प्रवेश का मार्ग रानी दुर्गावती ने बंद करा दिया था। आप हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समनापुर, जिला मंडला के पूर्व प्राचार्य और क्षेत्र के ऐतिहासिक मामलों के जानकार डॉक्टर नरेश ज्योतिषी। रानी का एक बहुत बड़ा काम था ये, तो इधर से वो घुस नहीं पा रहा था। रानी का प्रधानमंत्री जो उस समय था आधार सिंह से उसने चारों तरफ संपर्क किया, पूर्व से पश्चिम तक, और सबको अलर्ट कर दिया। फिर उसने सोचा कि नहीं, अब एक ही मार्ग ये है सरल, जब तक दुर्गावती को हम नियंत्रण में नहीं लेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी वीरता के अलावा रानी दुर्गावती इतिहास में एक ऐसे प्रजापालक शासक के रूप में भी विख्यात हैं जो अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान प्यार करती थी और प्रजा की सुख सुविधा उनके लिए पहली प्राथमिकता थी। ये हैं जबलपुर और इसके इतिहास के जानकार पंकज स्वामी। रानी दुर्गावती
जब शासन कर रही थी उस समय उनकी जो प्रजा थी वो उसमें गौड़ों की बहुलता थी और वे गौड़ खेती बाड़ी करना नहीं जानती। रानी दुर्गावती को ये चिंता थी कि जो उनकी प्रजा है वो उसको खेती बाड़ी नहीं करेगी तो वो किस प्रकार अपना जीवन यापन कर सकेगी। तो इस बात को महत्व समझते हुए रानी दुर्गावती ने देश में दूसरे हिस्से में खेती बाड़ी करने वाले, सब्जी उगाने वाले कछवा जाति या जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में काछी कहते हैं, उनको अपने राज्य में बसवाने की प्रक्रिया शुरू करी। और इस ढंग से जो वो जातियां जो कि सब्जियां और खेतीबाड़ी करती थी उनको उन्होंने अपने यहाँ पर बसाया। इसके अलावा दुर्गावती के बारे में दो और महत्वपूर्ण बात है, एक तो वो इनका जल प्रबंधन और दूसरा उनका वास्तुशिल्प। हम देखते हैं कि रानी दुर्गावती का जो साम्राज्य रहा है जबलपुर उसके आसपास, उसमें गौड़कालीन इमारतें और उसमें जो महत्वपूर्ण है वो है मदन महल गढ़ी। ये सुंदर ग्रेनाइट रॉक फॉर्मेशन के आधार पर बनाया गया था। इन्हें दो बड़ी चट्टानों पर बनाया गया है और मदन महल के किले के पीछे 3 किलोमीटर लंबी एक झील थी जिसका नाम है संग्राम सागर। ये आज भी मौजूद है। गौड़कालीन वाटर शेड मैनेजमेंट का ये बेहतरीन उदाहरण जबलपुर में हमको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही गौड़ शासकों का टाउन मैनेजमेंट जो है वो भी एक अद्भुत है। उन्होंने अपने जो राज्य था उसमें जो नगर बसाए थे वो हम आज के आधुनिक टाउनशिप मैनेजमेंट के रूप में उसकी तुलना कर सकते हैं। रानी दुर्गावती की शहादत के 400 वर्ष पूर्ण होने पर उनके बलिदान स्थल नर्रई नाले पर सन 1964 में एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया, जो आज भी लोगों को मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रेरित करता है। मदन महल राजधानी रेवा में करती थी हर दिन स्नान रानी दुर्गावती। अमर बलिदानी रानी दुर्गावती। आलेख, स्वर और प्रस्तुति दिनेश नामदेव। अतिरिक्त स्वर प्रशांत परमार और सारिका नायक। प्रस्तुति सहयोग प्रशांत परमार। स्वरांश सौजन्य आकाशवाणी जबलपुर। हमारे गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखने में हमारे देश के विविध म्यूजियम्स, संग्रहालयों की बहुत बड़ी भूमिका है। खासतौर पर सांस्कृतिक सातत्य की मौलिक झलक आने वाली पीढ़ियों के समक्ष प्रस्तुत करने की दृष्टि से। याद आया, हाल ही में प्रसारित मन की बात की 101वीं कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री ने संक्षेप में देश के कई नामी संग्रहालयों का उल्लेख किया था। गुरुग्राम में एक अनोखा संग्रहालय है म्यूजियो कैमेरा। इसमें 1860 के बाद के 8000 से ज्यादा कैमरों का कलेक्शन मौजूद है। तमिलनाडु के म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज को हमारे दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें 70,000 से भी अधिक चीजें संरक्षित की गई हैं। विभाजन की विभीषिका से जुड़ी स्मृतियों को भी सामने लाने का प्रयास किया गया है। बीते वर्षों में भी हमने भारत में नए नए तरह के म्यूजियम और मेमोरियल बनते देखे हैं। स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी भाई बहनों के योगदान को समर्पित 10 नए म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी हो या फिर जलियांवाला बाग मेमोरियल का पुनरुद्धार, देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित पीएम म्यूजियम भी आज दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा है। दिल्ली में ही नेशनल वॉर मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल में हर रोज अनेकों लोग शहीदों को नमन करने आते हैं। ऐतिहासिक दांडी यात्रा को समर्पित दांडी मेमोरियल हो या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी म्यूजियम, और पहली बार देश में सभी म्यूजियम्स के बारे में जरूरी जानकारियों को कंपाइल भी किया गया है। म्यूजियम किस थीम पर आधारित है, वहाँ किस तरह की वस्तुएं रखी हैं, वहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, ये सब कुछ
एक ऑनलाइन डायरेक्टरी में समाहित है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपको जब भी मौका मिले अपने देश के इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं। आप वहाँ की आकर्षक तस्वीरों को #म्यूजियम मेमोरीज पर शेयर करना भी ना भूलें। इससे अपनी वैभवशाली संस्कृति के साथ हम भारतीयों का जुड़ाव और मजबूत होगा। अतीत का जिक्र हुआ। मई जून के कालखंड में अवश्य याद आती है 3 ऐसी विभूतियों की जिनके जीवन और कार्य की व्याख्या एक त्रयी के माध्यम से की जा सकती है: संकल्प, संघर्ष, सिद्धि। और तीनों में एक बिंदु समानांतर है। क्या ही संयोग है कि तीनों ही के कृतित्व की धुरी भी एक त्रयी है: लौकिक शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा और सामरिक सूझबूझ। 19 जून को छठे सिख गुरु हरगोबिंद साहिब की जयंती है। उनका कार्यकाल उत्तर पश्चिमोत्तर भारत के 400 से अधिक वर्षों पहले के घटनाक्रम में एक प्रमुख मोड़ ले आता है। इधर 6 जून को 350वीं वर्षगांठ थी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की। उनके पराक्रमी कार्यकाल ने दिशा और आकार दिया राष्ट्र के एक वृहद भूभाग को स्वराज्य की ओर प्रेरित करते हुए। इस सिलसिले में एक विशेष नाम जुड़ता है स्त्री सशक्तिकरण और आध्यात्मिक संकल्पबद्धता के परिप्रेक्ष्य में। लगभग 300 वर्ष पूर्व 31 मई के दिन जन्म हुआ पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर का। उनके कार्यकाल के दौरान सुशासन के कई अनुपम उदाहरण मिलते हैं। आकाशवाणी के साथ एक मुलाकात में कुछ वर्ष पहले इंदौर अहिल्या उत्सव समिति के सचिव विठल राव गावड़े ने कहा था, उन्होंने भारत के कई मंदिर जैसे अयोध्या, उज्जैनी, ओंकारेश्वर, नासिक, संगमनेर, पंढरपुर, भुसावल, चित्रकूट, संबलग्राम, जेजुरी, मिरी, यहाँ पे स्थानों के ऊपर उन्होंने दान धर्म की बहुत बड़ी व्यवस्था अपने फंड से कर रखी है। के काल में एक दूसरे के प्रति, राज्यों के प्रति आपस में बहुत झगड़े फसाद होते थे और उसमें अन्य राजाओं के आक्रमण के कारण कई मंदिर टूटे फूट गए। उनका जीर्णोद्धार भी उन्होंने किया है, जैसे काशी का, काठेवाड़ का, गया का, परल वैजनाथ का, वेरुल का। अधिकतर स्थानों पर जाने के बाद में नदियों में स्नान करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, या छोटे मोटे होते थे या कीचड़ हो जाता, तो वहां पर घाटों का भी उन्होंने निर्माण किया। तो कई ऐसे गांव थे कि जहां पर वर्षा नहीं होती थी तो बावड़ियां का पानी खत्म हो जाता था। ऐसे में उन्होंने अन्य बावड़ियां भी, कुएं भी खुदवाए। जलचरों को भी, पशु पक्षी हैं, इनको भी व्यवस्थाएं करने के लिए उन्होंने कुएं बावड़ियां भी खुदवाई। हमारा कला संस्कृति जगत भी संसार की अन्य नश्वर विधाओं की तरह ही धूप छांव की लुकाछिपी से अनछुआ नहीं है। पिछले दिनों इस क्षेत्र ने अपने कुछ अनमोल प्रतिभावान रत्न काल के हवाले कर दिए, मानो किसी और जहां को रोशन करने के लिए। सुविख्यात घटम वादक काराईकुड़ी आर मणि, सबकी प्रिय बॉलीवुड सिने अभिनेत्री सुलोचना, दूरदर्शन पर प्रसारित महाभारत सीरियल के जाने माने अभिनेता गूफी पेंटल और रामायण के एक विशाल मंचन प्रयोग के लिए मशहूर रंगकर्मी आमिर रजा हुसैन को पत्रिका की विनम्र श्रद्धांजलि। 80 के दशक में घर घर का चहीता चेहरा दूरदर्शन की अंग्रेजी समाचार वाचिका गीतांजलि अय्यर ने इहलोक को अलविदा कह दिया। वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और आकाशवाणी से भी जुड़ी रहीं। हम सब की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इन सभी शख्सियतों के कार्य का विस्तार और गहराई हमारी युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन के विलक्षण स्रोत साबित हो सकते हैं। समय का ये पड़ाव देश के कुछ मूर्धन्य कला संस्कृति कर्मियों की जीवन तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, पद्म विभूषण उस्ताद अली अकबर खां, पद्म विभूषण मकबूल फिदा हुसैन, पद्मश्री संजुक्ता पाणिग्रही
और पद्मश्री संगीत कलानिधि महाराजपुरम संतानम के अतुलनीय योगदान को संस्कृति भारती का नमन। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।